नेपाल की चाय की चुस्कियों में तो बहुत दम है और आपको बता दूं कि नेपाल की ऑर्थोडॉक्स टी दुनिया में अपनी खुशबू स्वाद के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। साथ ही नेपाल के पुरुष अपनी मेहनत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन नेपाल की महिलाएं भी कुछ कम नहीं, क्योंकि नेपाल की फैक्ट्रियों में अब सिर्फ महिलाओं का ही बोलबाला है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबर को विस्तार से। नमस्कार, NI न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। दोस्तों, नेपाल सालाना करीबन 25 मिलियन किलोग्राम चाय, साथ ही 20 मिलियन किलोग्राम CTC चाय और 5 मिलियन किलोग्राम ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन करता है, जो कि दुनिया में प्रोड्यूस हो रही चाय का एक बड़ा हिस्सा है। नेपाल की ये चाय पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, जापान, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कई और देशों तक पहुंचती है, लेकिन इसका नाम कई लोगों तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि इसको दार्जिलिंग टी के नाम से पहले बोला जाता था। लेकिन नेपाल ने इसको अपना नाम दिया, इसे नेपाली टी का नाम दिया गया और इसको एक लोगो दिया गया। तो इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए नेपाल टी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेपाल की चाय के पास अपनी एक पहचान नहीं थी। नेपाल हमेशा से भारत को ज्यादा चाय बेचता रहा है। साथ ही साथ नेपाल ने अपनी चाय की इमेज और मार्केटिंग पर काम नहीं किया था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस पर काम होना शुरू हुआ है, जो कि नेपाल के चाय के किसानों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि नेपाल के व्यापारी ज्यादातर भारत के व्यापारियों को अपनी चाय बेच देते थे, जिसके बाद वो भारतीय चाय की तरह पूरी दुनिया में फेमस होती थी, जिससे नेपाल की पहचान चाय जगत में बन नहीं पा रही थी, जो कि एक बड़ी दिक्कत थी। क्योंकि नेपाल में जब इतने बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वो चाय नेपाल की चाय है। अब इसी को लेकर कई सालों से नेपाल की सरकार काम कर रही थी। नेपाल की सरकार ने नेपाल की चाय को पहचान देने के लिए उसका लोगो क्रिएट करवाया और उसे नाम दिया नेपाल टी, द क्वालिटी ऑफ द हिमालय। इससे कहीं न कहीं नेपाल की चाय को एक पहचान मिली, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचने में कई दिक्कतें आती रही। तो अब नेपाल की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाल की चाय को बढ़ावा देने और पूरी आपूर्ति श्रृंखला के साथ उत्पादन को ट्रैक करने वाली पूरी प्रक्रिया पर एक बार फिर से जोर देकर उसे नए रूप से बनाने की बात कही है, जिसके लिए एक परियोजना शुरू की जा रही है। इसके तहत नेपाल में उगाई जा रही चाय की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है, साथ ही साथ दुनिया में इसकी मार्केटिंग भी करनी है। नेपाल के चाय और कॉफी विभाग बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक विष्णु कुमार भट्टनाई ने कहा कि यह परियोजना नेपाली चाय की गुणवत्ता में सुधार करेगी, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार करने के लिए एक मील का पत्थर है, यानी कि एक बहुत अच्छा प्लान है, जो कि नेपाल की चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। इससे नेपाल को इकोनॉमिक तौर पर बड़ा फायदा है, क्योंकि चाय की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं और साथ ही साथ इससे नेपाल की चाय की खेती में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों, व्यापारियों और सबको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ सिस्टम को ट्रेसेबल बनाया जाएगा। ट्रेसेबल सिस्टम किसानों, ऑपरेटरों, प्रोसेसर, ट्रांसपोर्टर्स, थोक विक्रेता, पैकर्स और खुदरा विक्रेता के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्तर पर जानकारी प्राप्त करता है। और आपको बता दूं कि ये व्यवस्था अपने आप में कृषि में सबसे पहली बार लागू होने वाली है, यानी कि नेपाल ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला है जो दुनिया में कहीं और नहीं चल रही है। और दावा किया जा रहा है कि 36 महीने में इस प्रोजेक्ट से चाय के पौधे से लेकर उपभोक्ताओं के हाथ तक चाय लाने में लगे सभी लोगों को फायदा होगा। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 175 मिलियन रुपए की लागत आएगी और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी दिए जाएंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की जा सकती है। तो इससे सिस्टम काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और सिस्टम इजी होगा, जिससे इसको काफी ज्यादा लोगों तक ले जाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सप्लाई और नेपाल टी और कॉफी डेवलपमेंट बोर्ड साथ मिलकर करेंगे और सभी समस्याओं का हल निकालेंगे जो आने वाली है। साथ ही साथ नेपाल के स्थानीय लोगों ने कहा कि परियोजनाओं को किसानों और उद्योगियों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनके मुद्दों को भी हल करना चाहिए। साथ ही कहा गया कि इस तरह की परियोजनाओं को राजनीति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक लक्ष्य और उद्देश्य के हिसाब से ही चलना चाहिए। साथ ही लोगों ने मांग भी की कि परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए और स्थानीय बाजार में भी उत्पाद में मदद करनी चाहिए।
और यह तथ्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाल की चाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब केवल ये दर्शाता है कि कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने जरूरी हैं, जिससे इसकी मार्केटिंग अच्छी से हो और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने। नेपाल में उत्पादित लगभग सभी सीसीटी चाय झापा में आती हैं, जबकि रुड़वादी चाय विभिन्न पूर्वी पहाड़ी जिलों और पश्चिम नेपाल में कुछ हिस्सों में उत्पादन की जाती है। नेपाल के प्रोविंस 1 में लगभग 95% चाय का उत्पादन होता है। पूर्वी क्षेत्र में 5 जिलों के अलावा 13 जिलों में व्यावसायिक चाय उत्पादन का विस्तार किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक प्रोविंस से हटाकर इसे पूरे नेपाल में कहीं न कहीं एक बड़ा सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि ललितपुर, लामजुंग, नुवाकोट, कसकी, भोजपुर, सुखवा सभा, कभरे, रमेछप, दोलखा और अन्य जिलों में व्यावसायिक चाय उत्पादन का विस्तार किया जाएगा। विस्तार में करीबन नेपाल का 80% चाय निर्यात भारत में होता है और अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और जापान को 10% करीबन बेचा जाता है। और आपको बता दूं कि हाल के वर्षों में नेपाली ऑर्थोडॉक्स टी मुख्य रूप से अपनी गुणवत्ता, सुगंध और स्वाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। नेपाल की ऑर्थोडॉक्स टी दुनिया में अपनी स्वाद के लिए काफी ज्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की ओर। खबर यह है कि नेपाल की फैक्ट्रियों पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है नेपाल के पुरुष वर्कर्स के पलायन के द्वारा। जी हाँ, क्योंकि नेपाल के ज्यादातर पुलिस ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं, जहाँ पे वे विदेश जाकर काम करते हैं, जिसके चलते नेपाल की फैक्ट्रियों में प्रोडक्टिव वर्कर्स की कमी आ रही है। ये खबर काठमांडू पोस्ट ने जाहिर की। नेपाल से काफी लोगों का विदेशों में काम करने की वजह से यहाँ पर फैक्ट्रियों में वर्किंग स्किल लेवल की कमी है, जिसके लिए उन्हें वुमेन्स को हायर करना पड़ता है, यानी औरतों को काम पर रखना पड़ता है, लेकिन उन्हें हर स्किल नहीं आते। लेकिन ये अपने आप में अच्छा भी है कि इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके चलते प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और साथ ही साथ कई इंडियन वर्कर्स नेपाल की फैक्ट्रियों में अब काम करते हैं, क्योंकि वर्कर्स की कमी होने के चलते किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। और नेपाल और भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि भारत से नेपाल में कोई भी काम कर सकता है और नेपाल से भारत में भी कोई भी फ्रीली फैक्ट्रियों में काम कर सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय लेबर्स और भारतीय वर्कर्स की इन फैक्ट्रियों में भी भर्ती हो जाती है। कई फैक्ट्री ने बताया कि वो महिलाओं को ज्यादा फैक्ट्रियों में रख रहे हैं काम के लिए, क्योंकि महिलाएं हमेशा काम पर टाइम पर आती है और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण भी है। महिलाओं को करीबन 60 से 70% रखने की बात कही जा रही है। तो ये एक समस्या का विषय भी है, साथ ही साथ नेपाल की औरतों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।